Yes. Okay. Question number 64. Initially, four identical uniform blocks, each of mass m and thickness h, are spread on a table. How much work is done on the block in stacking them on top of one another? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे हमने वर्क डन, वर्क मीन्स के एनर्जी, ओके, तो वर्क मीन्स के एनर्जी, और एनर्जी में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आता है और पोटेंशियल एनर्जी भी आता है, बट इन दिस केस इट विल बी mgh भी आता है, यस सर। बट इन दिस केस इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे है, सही है। अच्छा, तो इस ब्लॉक का एनर्जी कितना होगा, एम जी एच? फिर किस ब्लॉक का? इस ब्लॉक का, दिस इज ब्लॉक 1 2 3 एंड 4। सर एम ही होगा। जो थिकनेस है यानी जो हाइट है वो तो मेरे ख्याल से इसकी क्या होगी, हाइट एच होगी। इसका हाइट एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, ओके। ये सर तो एच ही होगी ना? यस, तो इसका नहीं इसकी तो होगी नहीं हाइट, बल्कि होगी ये नहीं, होगी। या तो इसका एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा, ये ग्राउंड प्लस पे। इसका जो है इसका हाइट एच है, सही है। यस सर। यस, तो इसका हो जाएगा एम जी एच हो जाएगा। अल्टरनेट ओहो, ऊपर वाली का 2h हो जाएगा। नहीं, इसका एम जी एच हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 mgh है, इससे ऊपर वाली का सर, इससे इससे ऊपर ऊपर का वाली टू का। एम जी एच हो जाएगा। यस, यस सर, और उससे ऊपर वाली का 3 mgh हो यस जाएगा। 3 mgh। सो 3 4 5 6, ओके ओके। तो हालांकि इतना सिंपल सवाल। ये 6 mgh इसका हो जाएगा। एक्चुअली उन्होंने यहाँ पे हाइट दिया है, तो इससे स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हाइट नहीं है, ये अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज कर लेता है। तो सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट। ओके सर। सिक्सटी। A solid rubber ball has a सर अभी ना diameter. स्क्रीन नहीं शेयर हुई, जरा एक दफा स्क्रीन शेयर होने दो, मेरे पास जरा स्लो आती है आपकी स्क्रीन। ओके, जब आप आ शेयर गई करें सर। मुझे बता दें। आ गई सर। ओके, a solid rubber ball has a diameter of 8.0 centimeter. It is released from rest. Okay, this is released from rest with the top of the ball 80 centimeter above a horizontal surface. It fall vertically and then bounce back up so that the maximum height reached by the top of the ball is 45 centimeter as shown in figure. If the kinetic energy of the ball is 0.75 joule, just before it strike the surface, what is the kinetic energy just after it leaves the surface? Okay, so we need to find the kinetic energy at this position. तो सर वो mgh ही नहीं हो जाएगी? एक मिनट लेट मी ट्राई 45/100। अच्छा, m तो पता ही नहीं ना सर हमें। यस, अच्छा, यहाँ पे आपका जो एनर्जी होगा दैट इज 0.75। यहाँ पे आपका टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगा, ओके, यानी जितना भी पोटेंशियल एनर्जी था वो सारा कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। लाइक यस सर यहाँ पे बिल्कुल। आपका पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। यस सर। सही है। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका इस पोजीशन पे क्या है, इस पोजीशन पे काइनेटिक आप एनर्जी 0 है। या काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी आपका यहाँ पे लाइक दैट विल बी पॉइंट मैक्सिमम है। सेवन फाइव ठीक है सर। से। तो हमारे पास क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, लाइक आपके यस सर। नॉट द काइनेटिक एनर्जी, मैं इस तरह से कि पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, यस सर बिल्कुल हो सकता है। या सो आपका पोटेंशियल एनर्जी at this point is equal to the kinetic energy at the bottom. So kinetic energy at the bottom is equal to 0.75. Potential energy यहाँ पे क्या होगा, that is mgh। सही है, तो मास हमें गिवन है m क्या? निकालिए यहाँ से। नहीं गिवन सर। ओके, मास नहीं गिवन, g आपका 9.81 हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा?
सर मैं बताता 80 सेंटीमीटर ही होगा। ये लास्ट ब्लॉक में हमने जिस तरह हाइट दिया था उसी तरह का हाइट आपने यहाँ पे भी लेना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सर यानी फिर 72 हो जाएगा। यस 80 माइनस 8 सेंटीमीटर इज 72 सेंटीमीटर। यस 0.72 हो जाएगा एक्चुअली। 2 into 9.81 और डिवाइड करना 0.75। सर मैथ इसका है 0.10। या इसका 0.1 मास आ गया, 0.1 किलोग्राम। अच्छा ये समझ आ गया ना, यस यहाँ सर। से आपने लेना है। ओके ये आपका जी सर आ गया। ओके आगे ओके सर। यस। अच्छा तो मास मेरे पास ये आ गया। और सर अब जो हम न्यू वाली इसकी हाइट लेंगे हम्म, वो हम लेंगे 45 माइनस 8, तो वो कितनी हो जाएगी 50 57 0.57 राइट। यस 40 या 0.57 आप लोग इसको। 0.59 इसका आंसर है, लेकिन ये तो आंसर यहाँ पे है ही नहीं। ओके यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये हाइट कितना आ जाएगा, दैट इज 0.37 आ जाएगा। ओहो 0.37। ओके 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 ओके। यस तो काइनेटिक एनर्जी फिर वही अप्लाई कर लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh हो जाएगा। तो आपका जो 0.36 ये 0.11 टाइम्स 9.81 टाइम्स 0.37, तो इससे क्या आता है 0.36। 0.36 जॉल। सो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा पहले काइनेटिक एनर्जी इससे 0.75 जॉल था, अब काइनेटिक एनर्जी 0.37 हो गया। तो इट यस मीन्स कि आपका कितना लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ साउंड, दैट इज 0.39। या डिफरेंस फाइंड कर लो। 0.36 तो लेकिन 0.75 डिफरेंस क्या करना है? डिफरेंस। वैसे अगर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि कितना वो लॉसेस कितने हुए इसमें, तो वो आप सर इसका आंसर तो ए ही होगा ना, इसका आंसर डिफरेंस तो नहीं होगा ना। या इसका आंसर आपका 0.36 यस ए होगा। लेकिन इस तरह का अगर एमसीक्यूज आ गया और उन्होंने डिफरेंस का वो लॉसेस का किया कि साउंड लॉस कितना होंगे इसमें, तो वो अक्सर स्टूडेंट वहाँ पे हो जाते हैं कि साउंड लॉसेस किस तरह फाइंड करना है, तो वो आपने डिफरेंस के थ्रू फाइंड करना है। ओके हेलो यस सर मैं समझ गया। ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 65। फिर इसका आंसर तो 45 है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि किस तरह आज अफजाल के साथ मैं दिमाग खपाता रहा हूँ, एक तरीका अजीब से मैंने निकाल लिया। अच्छा ये हमने किया था वैसे, इसको हमने किया था पहले। यहाँ पे हमने क्या करना है, actually a trolley run from P to Q along Q at potential energy is, यहाँ पे potential energy क्या होगा, that is equal to 50 kilojoule नहीं potential। सर 50 लेस देन पी। yeah sorry it's at Q its potential energy is less than P, so P minus 50 हो जाएगी। पी की सर सपोज कर लें हम एक्स कर लेते हैं। या पोटेंशियल एनर्जी एट P minus 50 कर लेते हैं। ठीक है सर। अच्छा एट P इट्स काइनेटिक एनर्जी। अच्छा P पे हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी एट P इज इक्वल टू 5 किलो जॉल। बिटवीन P and Q the work done against friction is 10 kilojoule, so it means this will lose. Okay, what is the kinetic energy of trolley at Q? We need to find the kinetic energy at Q. सर अब मेरे ख्याल से होना चाहिए x प्लस 5 माइनस 10 इज इक्वल टू x माइनस 50। This is potential energy at P. अच्छा तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, दिस इज द टोटल एनर्जी, ये इसके पास टोटल एनर्जी है। ओके तो टोटल एनर्जी मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी एट P प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस एट यस सर प्लस 50 माइनस 10 प्लस 50 सिर्फ 50 क्यों? प्लस 5 सॉरी 5 किलो जॉल सिर्फ 50 क्यों? हाँ 5 से इज इक्वल टू लॉसेस कितना होने इस ये टोटल एनर्जी में आपका 10 किलो जॉल लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन
प्लस द एनर्जी एट द क्यू। तो एनर्जी एट द क्यू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पी प्लस माइनस 50 किलो जॉल प्लस काइनेटिक एनर्जी एट क्यू। तो यहाँ पे ये आपका कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा इससे 40 माइनस 40 आ जाएगा, माइनस 40 इस साइड पे आ जाएगा, तो ये आपका माइनस आपकी आवाज कट गई, दोबारा बताइएगा प्लीज। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों कट जाएंगे, ओके, दिस विल कैंसिल आउट ईच अदर, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 किलो जॉल माइनस 50 किलो जॉल इज इक्वल टू माइनस 40 किलो जॉल, माइनस 40 इस साइड पे आ जाएगा, तो यस सर -5 मैंने भी ऐसे किया था सर, तो एग्जैक्ट 45 किलो जॉल हो जाएगा। ठीक हो गया सर, मैंने भी उसको ऐसे ही बताया था। अच्छा, यहाँ पे एक 67 भी था, इसको भी कर लेते हैं। A raindrop of mass m is falling vertically through the air with a steady speed v. The raindrop experiences a retarding force kV kilo due to the air, where k is a constant. The acceleration of free fall is g. Which expression gives the kinetic energy of the raindrop? Okay, so अच्छा, इस टाइप के एमसीक्यूज जब आ जाएं तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने एफ नेट का वो करना है, ओके, एफ नेट दैट्स विल बी इक्वल टू, इस पे कौन कौन से, इस पे एक फोर्स आपका वेट, दैट इज वेट ड्यू टू ग्रेविटी एफ डब्ल्यू हो जाएगा, माइनस एक फोर्स आपका रिटार्डिंग फोर्स, ओके, लाइक दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो जब भी इस तरह के सिचुएशन आ जाए तो इसको आपने एम ए लेना है, okay, this f net will give you mass time acceleration, okay। अच्छा, तो in this case आपका f net 0 हो जाएगा। अच्छा, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि it will air with a steady speed, तो acceleration आपका 0 हो जाएगा, सही है, वो सर एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रही, या तो आपका एफ डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा एफ रिटार्डिंग के, सही है, तो आपका एफ डब्ल्यू एम जी हो जाएगा, और रिटार्डिंग उन्होंने हमें दी है, दैट इज केवी, तो ये आपका हो जाएगा सर एम जी इज इक्वल टू, एक मिनट सर यहाँ मुझे दोबारा बताइएगा, एम ए तो 0 हो गया, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद एक रिटार्डिंग फोर्स हमें गिवन, दैट इज के टाइम्स वेलोसिटी, केवी, यस सर, यस सर, ओके, तो ये आपका के ये हो जाएगा, तो ये दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइड बाय के हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर मींस कि एम वी स्क्वायर, ओके, स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर, जी स्क्वायर ओवर के स्क्वायर, या तो ये आपका एम क्यूब जी स्क्वायर ओवर के स्क्वायर, डी हो जाएगा इसका आंसर। सर एक मिनट में दोबारा देख लूं, एफ नेट इज इक्वल टू एफ एन माइनस द रेजिस्टिव फोर्स, तो रेजिस्टिव फोर्स आपके पास केवी है, एफ डब्ल्यू जो है वेट है, हमारे पास एम जी है, तो हमने एम जी से वी के निकाल लिए, वी को आगे ओके डन हो गया, समझ गया सर। अच्छा, इस टाइप के एमसीक्यूज अक्सर आते हैं, तो यहाँ पे आपने बस ये रिलेशन याद करना है, ये ऊपर वाला, और अगर स्टेडी स्पीड नहीं है और वो पूछते कि एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, तो बस यहाँ पे आपने क्या करना है, एफ एम ए फार्मूला यूज करना है, एफ नेट की जगह रख देना था, तो उससे हो जाते हैं, ओके, यस सर, के एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक है सर, समझ गए, गॉट इट सर। Okay, 99. The diagram show an arrangement used to find the output power of an electric motor. The wheel attached to the motor's axle has an circumference of 0.5 meter, and the belt which passes over it is stationary, which when the weight have the value shown. Okay, if the wheel is making 20 revolution per second, what is the output power of the motor? Okay, so we need to find the output power. सर ये मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी का तो नहीं है, नहीं इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, ये इसी पावर का है, इसी पावर से रिलेटेड है। फिर एक दफा मैं दोबारा पढ़ूं, एक अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सर मैं बताऊं आपको, सर पावर का फॉर्मूला होता है एफ इंटू वी, ठीक है सर, तो हमने अगर वी निकालना होगा
तो v का जो फॉर्मूला होगा वो होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यस सर जो डिस्टेंस है वो सर्कमफेरेंस है 0.5 का, तो इसका अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो 0.5 स्क्वायर यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और टाइम हम ले लेंगे पर सेकंड उसने कहा है ना कितने से या पर बनाता है, सेकंड इन 1 सेकंड। 20 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो सर बल्कि हम करेंगे 0.5 इंटू 20 ओवर 1, तो सर वो हमारी v आ जाएगी, और सर हमारा जो वेट है वो ऑलरेडी 20 न्यूटन है, उससे कर देंगे मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, अब आई एम नॉट श्योर, मे बी सर एरिया का स्क्वायर लेना हो, अब ये नहीं मुझे पता क्या करना है। अच्छा सबसे पहले हमें फोर्स फोर्स का क्या करना है यहाँ पे? फोर्स हमें गिवन नहीं है। सर फोर्स बेसिकली 20 न्यूटन एक साइड पे लग रही है, 50 न्यूटन एक साइड पे लग रही है, तो अगर हम वो कर लें तो वो -30 हो जाएगी फिर। नहीं, अगर मैं इस तरह कर लूँ कि ये मोटर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, ओके, ये स्टेशनरी है, लाइक मोटर स्विच ऑफ है, इसको स्विच ऑफ कर लो, ओके, लाइक इसका कोई इनपुट नहीं है। तो सर 20 न्यूटन एक साइड पे लग रही है, 50 न्यूटन एक साइड पे लग रही है। यस, तो नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाइक तो सर तो फिर मोटर 30 न्यूटन की फोर्स प्रोवाइड कर रही है ना। एक्चुअली वी वांट टू मूव दिस, लाइक द हमारे पास ये लाइक क्लॉकवाइज हम कहते हैं कि ये मूव कर लें, सही है, मोटर क्लॉकवाइज मूव कर लें, लाइक 50 न्यूटन को अप कर लें, ओके। तो यहाँ पे आप देख लो, तो यहाँ पे ये 20 न्यूटन थोड़ा सा मोटर के साथ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, हेल्प कर रहा है मोटर का। यस सर बिल्कुल। अगर 20 न्यूटन ना नहीं होगा तो फिर इस मोटर ने कितना अप्लाई करना है, 50 न्यूटन इस मोटर ने अप्लाई करना है इसको पिक करने के लिए, इस 50 न्यूटन वेट को पिक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे 20 न्यूटन मोटर का थोड़ा सा हेल्प कर रहा है, तो इट मीन्स कि आपका जो वी नीड 50 सर मेरा, न्यूटन। सर मैं आपको बताऊं मैंने कैसे किया, सर आंसर ठीक आ गया। अच्छा अच्छा, ये सर मैंने ऐसे किया, देखेंगे मैंने कंसेप्ट को सेंस थोड़ा किया। सा समझ लो अच्छी तरह से ताकि फुल क्लियर हो जाए कंसेप्ट, ओके सर एक दफा मैं आपको बताता हूँ फिर आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। ओके ओके। फिर मुझे ये समझ आई कि 20 न्यूटन टुवर्ड्स राइट लग रही है, ठीक है, डाउनवर्ड, और 50 न्यूटन टुवर्ड्स लग रही है लेफ्ट साइड, ठीक है। ओके तो मोटर ऑब्वियसली कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से व्हील राइट वाइज यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूमेगा। सर वो जो स्टेडी स्पीड के ऊपर घूम रहा है, तो सर जो जो मोटर जो स्पीड प्रोवाइड कर रहा है वो 50 को होनी चाहिए, यानी 20 + x = 50 होनी चाहिए। तो सर वो फोर्स आ गई 30 न्यूटन। अब सर 30 न्यूटन तो वो फोर्स आ गई। अब सर हमने निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है पावर निकालने के लिए? तो सर वेलोसिटी हमारे पास उसने पूरा सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, यानी उसने पूरा एरिया दिया हुआ है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और फिर उसने दिया हुआ है कि वो 1 सेकंड में 20 रेवोल्यूशंस कर रही है, यानी पर सेकंड वो 20 टाइम 0.5 मीटर्स को कर रही है। तो 0.5 इंटू 20 कर देंगे, 0.5 इंटू 20 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे, 1 सेकंड। तो सर ये हमारे पास 10 आ जाएगा, और इंटू हम कर देंगे जो न्यूटन जो हमें फोर्स दे रही है मोटर वो है 30, तो हमारे पास 300 वॉट आ जाएगी पावर। यस एग्जैक्टली इसी तरह। एक्चुअली यहाँ पे आपके इस तरह है ना कि सर्कमफ्रेंस हम इसको कहते हैं, ओके, दिस इज माय सर्कमफ्रेंस, ओके, ये बाउंड्री कितनी है ऐसे है, तो 20 रिवोल्यूशन मींस कि ये 0.5 मीटर हो गया 1 सर्कमफ्रेंस। सेकेंड रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा? yes, तो वो 1 हो जाएगा, तो इट मीन्स exactly, आपने exactly. इसको मल्टीप्लाई करने, लाइक 20 रिवोल्यूशन के लिए ये 0.5 रिपीट होता जाएगा। तो हम सिंपल कर लेते हैं कि 20 टाइम्स 0.5, ओके, तो इससे आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ओके, यानी टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद टाइम कितना है 1 है, तो इससे आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। और वो बात आपकी सही है जो यहाँ पे आपने कहा कि मोटर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। 20 न्यूटन तो हेल्प कर रहा है, ओके, मोटर का, तो 30 न्यूटन वो हेल्प करेगा, सही है, लाइक मोटर नेट फोर्स 30 न्यूटन अप्लाई करेगा। इफ अगर ये वेट ना होगा 20 न्यूटन, तो फिर मोटर को 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। Exactly. ओके नेक्स्ट, a conveyor belt is driven at velocity v by a motor. Sand drops vertically onto the belt at a rate of m kilogram per second. What is the additional power needed to keep the conveyor belts moving at a steady speed when the sand to मैं एक दफा पढ़ लूं, मुझे अभी शो हुई है। okay
सर फॉर्मूला तो वही लगने हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी टाइप, उसी से कुछ होना है। अच्छा, रेट उन्होंने दिए है आपको एम के जी पर किलोग्राम पर सेकेंड, एम किलोग्राम पर सेकेंड, तो इट मीन्स कि दिस इज मास पर यूनिट टाइम। ओके, यस सर बिल्कुल। अच्छा, वी नीड टू फाइंड द पावर। तो पावर आपका क्या हो जाएगा, वही फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। तो फोर्स यस सर। आपका क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम एस से कर लो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी इन्वॉल्व है। तो एम ए के आपका क्या हो जाएगा, एम वी डिवाइड बाई टी। अच्छा एम, अच्छा दिस इज एम डिवाइड बाई टी इज एम, ये आपका एम हो जाएगा। यस सर। तो v एक ये भी आ जाएगा और एक वो वाला भी आ जाएगा, तो v स्क्वायर हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू वी एम वी स्क्वायर, ऑप्शन डी। देख लेता हूँ, 91 बनता है। यस 91। यस सर, डी ही है। अच्छा, ये समझ आ गया सर आपको। एक दफा मुझे दोबारा बताइएगा कि हमने क्या किया। एक्चुअली हमारे पास पावर इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ओके, ए इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई टी, एम वी डिवाइड बाई टी हो जाएगा। तो दिस इज अ मास एम बिल्कुल सर। आपको गिवन है, इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम पर सेकंड। तो यहाँ पे किलोग्राम पर सेकंड, इट मीन्स कि एम आपका क्या है, एम आपका एम डिवाइड बाई टी है, दैट इज इक्वल टू एम। उन्होंने यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको एम यहाँ पे लिख लिया है। अगर वो यहाँ पे के या कोई अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट लिख लेते तो फिर तो स्टूडेंट इसको कर लेते, लेकिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एम लिख लिया है, ताकि यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो कि एम किस तरह, एम इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई टी हो जाएगा। एक्चुअली आपने यूनिट की तरफ जाना है। सो दिस विल एम डिवाइड बाई टी, तो दिस इज एम डिवाइड बाई टी, तो एम डिवाइड बाई टी की जगह आप एम लिख लो, एक वेलोसिटी ये आ जाएगा और एक वो ऊपर वाला वेलोसिटी आ जाएगा। सो पी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। यस सर, स्क्रीन आ गई। Okay, the diagram show a left system in which the elevator mass m1 is partially counterbalanced by a heavy weight mass m2. At what rate does the motor provide energy to the system when the elevator is rising at a steady speed v? अच्छा, ये भी उसी तरह है जो अभी हमने किया था। अच्छा, दिस इज द हैवी वेट, यस सर। हैवी वेट। तो ओके, उसी फार्मूले से ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास पावर इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, तो पावर विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ले लेते हैं, तो दैट इज एम जी वी हो जाएगा। सर अभी स्क्रीन नहीं आ रही। ओके, एक मिनट। यस सर, हेलो। यस ओके। अच्छा, यहाँ पे देख लो तो मोटर सर कोई आपका, और भी है साथ मीटिंग में? जी नहीं नहीं, कुछ नहीं, ठीक है सर, कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप देख लो तो ये मोटर आपका जो है, हमने ये आपका रोटेट होगा, तो यहाँ पे आप देख लो तो ये मास m2 लाइक वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन और इसके वेलोसिटी अपवर्ड है। ओके, तो आपका जो दिस इज इन द अपवर्ड, दैट्स विल बी इक्वल टू like when the elevator mass m1 is partially counterbalanced by a heavy weight mass m2, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो इसका पावर होगा, पावर ड्यू टू दिस मास m1, दैट्स विल बी इक्वल टू द summation of the power of the motor
plus yes sir, this mass. plus yes sir. When the elevator is rising at a speed. अच्छा इसको ये एक्चुअली ये मोटर का ये हेल्प कर रहा है ओके इस एलिवेटर को राइज करने में सही है तो इट मीन्स कि ये जो राइज होगा तो उसमें ये दोनों दैट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ दिस टू पावर like power due to mass m2 and power of this motor like you can write it like power due to mass m1 is equal to power of motor plus power of mass m2 तो पावर हमारे पास फार्मूला ये है ओके तो ये आपका m1 भी हो जाएगा वेलोसिटी दोनों का सेम है तो ये आपका m1 भी हो जाएगा दैट्स विल बी इक्वल टू पावर ऑफ मोटर विच वी नीड टू फाइंड दिस प्लस पावर ऑफ मास m2 दैट इज m2 हो जाएगा अच्छा यहाँ पे उन्होंने माइनस हो जाएगी यस डज द मोटर प्रोवाइड एनर्जी एट व्हाट रेट डज द मोटर प्रोवाइड एनर्जी तो इट मीन्स कि दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर ओके सो इट मीन्स कि हमने पावर को फाइंड करना है तो ये आपका यस सर माइनस बी हो जाएगा ना सर फिर आंसर yes m1 minus नहीं d yes d m1 minus yes yes that will be the final answer अच्छा आपके ये सारे एमसीक्यूज खत्म हो गए तो प्रीवियस एमसीक्यूज जो आज हमने किए ना वो तो मुझे समझ आ गए सारे हमने पहले किए थे ना वो मुझे ना कोई ज्यादा खास अच्छी तरह आए तो नहीं थे अच्छा कौन से एमसीक्यूज थे वो मैं रिवर्स चले जाता हूँ ये समझ आ गया था आपको 48 यस सर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे यस वो इंटरनेट का इशू हो गया था यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा कहाँ पे कंफ्यूजन था कौन से एमसीक्यूज में आपको सर मैं आपको बताता हूँ सर जो मैंने आपको भेजे थे ना वो थे जो मुझसे नहीं हुए थे लेकिन सर हमने एक दो दिन किए जो मैंने ना सारे वर्ड से नहीं देखे थे तो अगर हम एक आध दफा देख लेते हैं मुझे नहीं पता मुझे कौन से आते हैं कौन से नहीं आते ये वाला तो मुझे आता है 40 नंबर वाला ये तो मुझसे हो गया अच्छा 39 वाला भी हो गया था 40 वाला मैंने अफजाल को करवाया है अच्छा उसके बाद कौन सा है सर एक दफा सर ये वाला जो 42 वाला ये एक दफा देख लेते हैं ये भी हो गया था इसके अलावा सर ये 43 देख लेते हैं 43 अच्छा 43 में क्या था कि the speed of the car increase from this the speed of a car increases from to this and its kinetic energy increased by this it is the speed of the car increases from this to this and its kinetic energy is increased by this what is the ratio of this तो increase actually increase by this e2 give me increase so it means कि हमने सिर्फ सिर्फ 4 होगा इसका आंसर इसका आंसर भी 4 हो जाएगा सीधा सीधा देखें ना सर नीचे वाला 100 से इंक्रीज हो रहा है तो 10 स्क्वायर ओवर 1/2 को तो आप छोड़ देना और m को भी छोड़ दें ओवर 5 स्क्वायर तो 4 हो जाएगा आंसर यस ओके 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 ऑलराइट अच्छा ये 37 को देख लो ये थोड़ा सा था आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था ये लोड हो रहा है यस एक दफा इसको देख लेते हैं एक मिनट a box of weight 200 newton is pushed so that it moves at steady speed along a ramp through a height of 1.5 meters the ramp makes an angle of 30 degree with the horizontal the friction force on the box is 150 newton while the box is moving what is the work done by the person तो सर देखें 30 डिग्री अगर ये एंगल है तो एक मिनट वर्क डन बेसिकली mgh के इक्वली होता है ना yes. तो m पता है हाइट उसकी पता है g भी पता है और h भी पता है तो हो नहीं जाएगा सर h 1.5 ले लेंगे वेट जो है 200 है तो 200 डिवाइडेड एक्चुअली यहाँ पे आपने क्या करना है यहाँ पे नहीं सर मेरी बात सुनना सर जो वर्क डन होगा सर जो वर्क डन होगा वो mgh के इक्वल नहीं होगा
हाँ 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 हाँ, नहीं होगा नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ पे तो वो रेस्ट पोजीशन सर यहाँ एक मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके। एक मिनट, मुझे समझ आई है थोड़ी सी। सर देखें, 200 न्यूटन पुश थ्रू स्पीडी स्पीड through a height of 1.5 meters. The ramp makes an angle of this. The friction force on the box is this. What is the work done by the person? सर अगर हम mgh के अंदर 150 प्लस कर लें, वो तो आपका फ्रैक्शनल वो वर्क फोर्स डन है। हो जाएगा मेरे ख्याल से तो। नहीं, वो आपका फ्रैक्शनल फोर्स है। नहीं नहीं सर, एक मिनट सर, सिर्फ एक मिनट मुझे दें। ओके। सर एक मिनट मैं कह रहा हूँ। तो इसका नहीं, मेरा गलत ही आ गया जिससे मैं सोच सेवन रहा फिफ्टी था। मैं आंसर सर है पता ये। है क्या सोच रहा था, आंसर तो सी है। यस सर यस, आंसर डी आंसर है। डी है, मैंने सी यस। ही निकाला था। अच्छा, ये सिंपल है यहाँ पे तो सर आपको। इसका एक और तरीका भी है, यस। वो भी बड़ा सिंपल है सर। सर देखें, हम साइन कॉस टेंजेंट से सबसे पहले हाइट ये निकाल सकते हैं जो डिस्टेंस इसने मूव किया, सिंपल साइन कॉस टेंजेंट से, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल और हमारे पास एंगल भी है। तो अगर हम निकालेंगे सम पीपल हैव, तो साइन 30 इज इक्वल टू एच ओवर 1.5। उससे यस। तो सर हमें डिस्टेंस निकाल लेंगे। गुड, यस यस, ठीक है, इसी तरह। और सर जो हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स जो हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे, कांटेक्ट फोर्स इस तरफ है, कांटेक्ट फोर्स की इधर है, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सर ये बन जाएगा 30 साइन 200। सॉरी, साइन 30 इंटू 200। यस यस। ऐसे ही है सर ये। उसके साथ 150 को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो वेट का कंपोनेंट आ रहा है, ओके, अलोंग दी हॉरिजन, अलोंग दी हाइपोटेन्यूज, ओके, तो हाइपोटेन्यूज ऑफ डिस्टेंस, ओके, तो वो आपका फ्रैक्शन का जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, दैट इज सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू द मेन फोर्स एफ, द मेन फोर्स, ओके। लाइक आपका जो नहीं, फ्रिक्शन को तो माइनस करेंगे ना। नहीं, फ्रैक्शन को माइनस नहीं करना। एक्चुअली आप इसको थोड़ा सा समझ लो, डिस्टेंस तो उसी तरह फाइंड कर लोगे, वो तो यहाँ से यहाँ यस तक, सर। लेकिन यहाँ पे ये फोर्स कितने अप्लाई कर रहा है, इस पे फ्रैक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, ओके, दिस इज द फ्रैक्शनल फोर्स। और यस यहाँ सर, पे हम एग्जैक्टली। इसका कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं, यस तो सर। ये कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वेट है, ओके, तो इट मीन्स कि दिस इज द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट, तो इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा लाइक दिस, ओके, और दूसरा कंपोनेंट इसके 90 डिग्री हो जाएगा लाइक दिस। ये मैंने बड़ा बड़ा बना दिया ताकि आपको वो कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देख लो, तो बिल्कुल ठीक है सर। मुझे वो वाला कंपोनेंट चाहिए जो इसके फ्रैक्शन के पैरेलल है, सही है। तो ये कंपोनेंट मैंने फाइंड ठीक है। करना है, ओके, दिस इज 200, ओके। तो इस कंपोनेंट को मैंने फाइंड करना है। सो फॉर दिस कंपोनेंट आई विल नीड एंगल, ओके, ये एंगल मुझे आई विल नीड, ये 90 हो जाएगा, सो आई विल नीड दिस एंगल। ये तो उसने 30 दिया हुआ है ना। तो ये कितना होगा, ये एक्चुअली हमें देखना पड़ेगा कि ये 30 डिग्री है कि नहीं, या आप इस एंगल को भी फाइंड कर सकते हो। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपको ये एंगल दिया है, दिस इज 30, ओके, ये देख, ये स्लोप के साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल बना रहे हैं वो 30 डिग्री है, सही है। यस सर। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 90। ये लाइक इसके जो वेट और 60 आ जाएगा ना सर। ये, तो ये 60 आ जाएगा। तो आप इस तरह सर करोगे। जरा डायग्राम के ऊपर बनाइएगा सर, ताकि मुझे वहां से जरा क्लियर हो जाएगा डायग्राम एक्चुअली के ऊपर। डायग्राम के ऊपर मैं बनाऊंगा तो वो थोड़ा सा, चलो उसके ऊपर बना कॉम्प्लेक्स हो लेते जाएगा हैं, कम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन खैर ये बड़ा बड़ा मैंने इसलिए बनाया था कि आपको सर। कंफ्यूजन ये ना बड़ा हो। बड़ा चलिए ठीक, कोई नहीं, आपने नहीं इसको चलिए। अच्छा, एक हमने इसका कंपोनेंट इसके कोड अलोंग लेना है, ओके, और एक इसका 90 डिग्री के हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट है, ये आपका रिजल्टेंट है, सही है। तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास रिजल्टेंट है, ओके। तो बाकी दो कंपोनेंट्स एक दूसरे के 90 डिग्री पे आपने बनाने हैं।
तो ये कंपोनेंट क्या है, ये कंपोनेंट आपका ये हो गया, और ये कंपोनेंट आपका इन दिस केस दैट इज दिस वन, और ये आपका Yes, sir. रिजल्टेंट हो गया, सही है। सो नाउ आई विल नीड दिस एंगल, सही है। ये एंगल मुझे गिवन है 30 डिग्री, ये एंगल कितना है 90, 90 डिग्री, yes sir, 60 डिग्री तो हो ये गया। 60 हो तो जाएगा, तो अब 200 cos 60। या 200 cos 60 आपके पास ये आ जाएगा। तो अब देख लो, तो आपका फ्रैक्शनल भी इस डायरेक्शन में, इस पे कितना फ्रैक्शन फोर्स हो रहा है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। सो कैन आई राइट इट लाइक दिस फोर्स इज इक्वल टू द फ्रैक्शन फोर्स प्लस दिस कंपोनेंट दैट इज 200 cos 60, एग्जैक्टली, सही है, एग्जैक्टली, यस। एग्जैक्टली। सो ये आपको फोर्स दे देगा, समझ गया, और समझ डिस्टेंस गया, आपने समझ उसी तरह गया। फाइंड करना है। तो सर फिर वो डिस्टेंस अब क्या करना था? डिस्टेंस आपका सिंपल है, डिस्टेंस आई विल नीड टू फाइंड दिस ओके, डिस्टेंस। इस सारी फोर्स, वो डिस्टेंस का तो मुझे इस सारी फोर्स को डिस्टेंस से फिर मल्टीप्लाई करना था। यस, वो तो आपका वो आ जाएगा, यस, वो अब बस फोर्स समझ गया सर, समझ गया, गॉट इट, W इज इक्वल टू हो गया MS से समझ। आ जाएगा 750 से आ जाएगा आंसर। बस इस चैप्टर में तो यही थे, आई थिंक आपके सारे वो कंफ्यूजन, ये बाकी एमसीक्यूज तो काफ़ी इजी हैं, ये होपफुली ये एमसीक्यूज भी आपको लास्ट टाइम मैंने ये हो गया था, या ये भी easy यस सर। है। ये भी आपको समझ आ गया था ये वाले एमसीक्यूज, बाकी ये सारे हमने आज कर लिए। बाकी सर कोई ना आया तो इंटरनेट से मिल जाते हैं, ये काफी मैंने किए हैं सर एमसीक्यू। यानी आप ये लगा लें कि 6 चैप्टर हैं सर, तो हर चैप्टर में ऑलमोस्ट 130 है तकरीबन, तो 6 into 130 तो तकरीबन 780 बनते हैं। तो लेट्स से इसमें से अगर मुझे अभी तक सपोज करें कि मुझे 70 या 80 नहीं भी आते, तो फिर भी वो उसका यानी बहुत थोड़ा परसेंट। नहीं, आपकी तो सही है, आपका वो तैयारी तो आपकी अच्छी हो गई है। अफजाल थोड़ा सा रिलैक्स हैं अभी भी मेरे ख्याल में, वो इस तरह था कि अफजाल कल एग्ज़ाम था, तो उन्होंने रात को सही मैसेजेस किए मुझे कि सर आप, मैं थोड़ा सा बिजी था उस टाइम, तो मैंने फिर बाद में रिस्पॉन्स किया, तो काफ़ी वो टेंशन में था कि सर मैं कल मेरा एग्ज़ाम है, मुझे कुछ भी नहीं आता सर, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो मैं थोड़ा वो हौसला कर लो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो फिर मैं ऑनलाइन हो गया उस टाइम, और रात 12 बजे के कितने तक मैंने उनके साथ वो क्लास लिया था फिर वो। अच्छा। या तो मुझे लगता है इस दफ़ा भी वो यही करेगा, लेकिन बस सर मुझे इस लगता है दफ़ा कि तो मैं थोड़ा सा बिजी आप भी होऊंगा कल, क्योंकि मैंने जाने सुबह सवेरे 6 बजे मैंने निकलना। उसको बता दिया था, मैंने उसको बताया था कि सर का कोई फंक्शन है, तो सर तो अवेलेबल ही नहीं है। जी आज मैंने उसको बताया था, मेरी उससे ना कॉल पे बात हुई थी, तो मैंने बता दिया था उसको। बाकी से कोई मसला नहीं, मैं और वो इकट्ठे बैठेंगे कल, सैटरडे है, मंडे को इकट्ठे बैठेंगे। जी, मंडे को सारे एमसी जी तो आप एक थोड़ा सा देखा कॉल जाएगा कर कुछ देना, नहीं। आप दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस कर हाँ देना। यस सर, दोनों इकट्ठे बैठेंगे ना तो बड़ा आसानी से हो जाएगा या इंशाल्लाह। इससे यह होगा कि जब आप टीच करोगे ना, तो उससे वो आपको फिर वो याद रहेंगे, सही है, एमसीक्यूज। यस सर, बिल्कुल मैं ऐसे ही करूंगा सर, मंडे को ना उसको बुला लूंगा अपने पास, पास ही रहते हैं, हम इकट्ठे ही करेंगे इंशाल्लाह। यस, मुशफ़ ने भी मैसेज किया था कल के उनका एडमिशन हो गया है। सॉरी सर, समझ नहीं है क्या कह रहे? मुशफ़ ने कल रात को मैसेज किया था, जी सर, क्या कहते हैं? वो कह रहा था कि मेरा एडमिशन हो गया है उसमें, BDS में। चलो शुक्र। किस कॉलेज में सर एडमिशन हुआ? उनका एडमिशन अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज वहाँ पे है। ओके ओके ओके, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं जानता हूँ, सही मेडिकल एनएमसी में हो गया। ठीक है, चलिए सर, शुक्र है उसका भी हो। एक्चुअली उनका वो था ना, वो डेंटिसिटी की तरफ जाना चाहता था, तो सर उसके एमकेट में कितने नंबर हैं? एमकेट में आई थिंक 130 थे कि 135 थे उसके, 140 थे, मुझे ये तो बहुत थोड़े हैं। या आउट ऑफ 200 इतने थे। तो वैसे ये कॉलेज किस तरह है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है इस कॉलेज का सर, लेकिन 130 तो बहुत थोड़े हैं या कम थे मार्क्स। सर। वैसे सर मैं अगर अभी एम करूँ ना, तो मैं यही एम करता हूँ, चलो ए लेवल्स में अगर एज भी आ जाए ना, तो एम कैट में यानी तकरीबन 180 190 नंबर आने चाहिए, वरना डट की तैयारी करें 180 190 नंबर आ सकते हैं। वो इतना वो नहीं होगा, वो इतना मुश्किल नहीं होता एमकेट,
वही तो सर मैं कह रहा हूँ, इवन उसमें पूरे नंबर भी आ सकते हैं, या कोई इतनी मसले उसमें वाली बात नहीं। या अभी लास्ट जो एम कैट था वो 197 पे टॉप हुआ था आउट ऑफ 200। ये सर वो उकाड़ा का लड़का मेरे अपने शहर का ही था, यानी इवन अच्छा एक लड़के ने 2 साल पहले से 199 भी लिए थे, वो भी उकाड़ा का था। अच्छा, पंजाब कॉलेज है उकाड़ा में, वहां का ही था वो। सही है। अच्छा सर, जिसने 199 लिए थे ना, आपको पता है उसने ए लेवल्स किया हुआ था। नहीं, ए लेवल्स में तो वो काफ़ी डिफरेंस हैं, ये सिंपल एफएससी में इस तरह के वो नहीं होते हैं ये। सर नहीं, उसने सर उसका पता है क्या सीन थे, मैं आपको बताता हूँ। सर उसने ओ लेवल्स किया, उसने ए लेवल्स किया ऑस्ट्रेलिया से। ओ, अब सर ऑस्ट्रेलिया की जो डिग्री है ना, उसकी इक्विवेलेंस इधर नहीं मिलती। नहीं फिर वो मिलती। जब इधर आया तो उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, उसको इक्विवेलेंस नहीं मिली। फिर सर उसके 2 साल जाया हुआ, उसने एफएससी की सारी दोबारा से। और फिर जब उसने एमकैट दिया तो उसके पूरे 200 नंबर आए, यानी 199। यानी उसने 2 साल ज़ाय किए थे। ये सर उसने 2 साल जाया कि उसने एफएससी की ना सर दोबारा या से। दोबारा क्योंकि से यहाँ पे तो क्या करता हो। बिल्कुल। तो लेकिन से नंबर उसके पूरे आए थे, हम्म, 199। सही। तो मैं तो सर यही एम करता हूँ कि बंदा 190 तक ले ले तो बड़ा आसान हो जाएगा, नहीं, काफ़ी इजी अच्छी हो जगह पर। जाता है। या काफ़ी एक्चुअली आजकल मेरिट काफ़ी हाई अच्छा, बन रहे हैं तो। बहुत हाई है, बहुत हाई, 94.5 मेरिट जा रहा है। एग्जैक्टली। ओके। ठीक है सर, ये तो मोस्टली हो गए हैं फिर। बाकी अगर कोई मसला हुआ तो वो शेयर कर देंगे हम, तो जब आप नहीं हो तो वॉइस नोट वगैरह कर दीजिएगा, कुछ भी चलो इस तरह अगर कोई टाइम मिला तो, वरना चलो सही है। मैं कोशिश करूंगा कि सारा हो ही जाए। कुछ बिल्कुल ही ना समझ आ रही हुई तो फिर वो हम कर लें। चलो सही है, वो मैं कोशिश करूँ कि जब मुझे फ्री थैंक टाइम यू मिले सो मच तो मैं सर, आपको थैंक यू कर लूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सर आज क्या पढ़ेंगे हम? अच्छा, लास्ट टाइम हमने एफिशिएंसी को स्टार्ट किया था, तो आज और हमने आपको बताया था कि हमारे पास एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू पी आउट डिवाइड बाई पी इन। अच्छा, आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है कि नहीं? जी। अच्छा, तो इस तरह एफिशिएंसी आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन इस तरह के एफिशिएंसी को इस फार्मूले से फाइंड करना वो थोड़ा सा उसके 3 to 4 डिसएडवांटेजेस हैं, वो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किए थे। ओके, वो डिसएडवांटेज जी। कौन कौन से हैं? तो हम एफिशिएंसी को अक्सर ट्रांसफार्मर टेस्ट के थ्रू फाइंड करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर टेस्ट, इसके थ्रू हम फाइंड करते हैं ओके एफिशिएंसी को। तो इसमें हमने पढ़ा था, जी। एक ओपन सर्किट टेस्ट था और एक आपका शॉर्ट जी। सर्किट टेस्ट था। तो ओपन सर्किट टेस्ट जी। आपको आयरन लॉसेस देता है और शॉर्ट जी। सर्किट और आपको शॉर्ट। कॉपर लॉसेस। गुड। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह कर लेते हैं कि विदाउट लोडिंग द ट्रांसफार्मर, हम ट्रांसफार्मर को लोड नहीं करते, हम इस तरह कर लेते हैं कि पी इनपुट, ओके, विदाउट लोडिंग दी ट्रांसफार्मर, तो आपका पी इनपुट भी कम होगा क्योंकि लोड नहीं है, तो पी इनपुट आपके पास आ जाएगा और आपके पास लॉसेस आ जाएंगे, लॉसेस इन टेस्ट के थ्रू आ जाएंगे। सही है, जो आप ट्रांसफार्मर का टेस्ट करोगे तो उससे आपके पास लॉसेस आ जाएंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, हम एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगा, एक्चुअली आपका पी इनपुट क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू पी आउटपुट होता है प्लस ऑल लॉसेस। तो हम क्या करते हैं, पी आउटपुट को हम इस तरह निकाल लेते हैं कि नीचे तो आपका पी इनपुट आ जाएगा जो हमारे पास है, और ऊपर हम लिख देते हैं पी इनपुट माइनस लॉसेस, ये हमारे पास आउटपुट हो जाते हैं। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेते हैं। तो आज थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में बढ़ेंगे, इसका कुछ डेराइवेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म्स है, वो हम आज डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह मैथमेटिकली किस तरह एफिशिएंसी को फाइंड करना है थ्रू ट्रांसफार्मर टेस्ट। ठीक है सर। अच्छा, हमारे पास फुल लोड आयरन लॉस, फुल लोड आयरन लॉस वो हम किससे फाइंड करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट से। ओपन सर्किट टेस्ट मुझे फुल लोड आयरन लॉस देता है, एंड लेट्स से दैट इज़ पी आई आयरन लॉसेस। ओके, अच्छा, इसी तरह फुल लोड कॉपर लॉसेस वो मुझे कौन सा टेस्ट देता है, वो मुझे शॉर्ट सर्किट टेस्ट देता है। सही है,
और वो हम किस तरह फाइंड करते हैं, वो हमारे पास लेट से पीसी हैं, ओके, कॉपर लॉसेस। तो जी टोटल फुल लोड लॉसेस के क्या हो जाएंगे, टोटल फुल लोड लॉसेस विल बी इक्वल टू द एडिशन ऑफ आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस, ओके। जी अच्छा, अब हमने लॉसेस को फाइंड कर लिए, तो अब हम विदाउट लोडिंग द ट्रांसफार्मर वी कैन इजीली फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट एनी पावर फैक्टर, ओके, एट एनी पावर फैक्टर। लाइक आपका जो फुल ठीक। लोड एफिशिएंसी होगा, आपका फुल लोड एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू फुल लोड VA टाइम्स पावर फैक्टर, सही है। लाइक ये आपको गिवन होगा नंबर नेम प्लेट में, टाइम्स पावर फैक्टर, ओके, कि कितना पावर फैक्टर होगा, डिवाइड बाय फुल लोड VA टाइम्स पावर फैक्टर प्लस लॉसेस, आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस। सही है, दिस इज द फुल लोड जी एफिशिएंसी। ठीक है। अच्छा, अब लेट से आपने ट्रांसफार्मर को लोड कर लिए, ओके, और आपने एफिशिएंसी को फाइंड करना है, ओके। तो उसको आपने किस तरह फाइंड करना है, लाइक फुल लोड VA तो आपके पास आ जाएगा, फुल लोड लाइक इस ट्रांसफार्मर का जो फुल लोड पावर है वो इतना है, सही है, वो तो आपके पास आ जाएगा, वो तो आपको नेम प्लेट से भी मिल जाएगा, सही है। लेकिन प्रैक्टिकली आपने ट्रांसफार्मर को लोड कर दिया है, तो फिर आपने एफिशिएंसी को किस तरह फाइंड करना है। लाइक लेट से आपने ट्रांसफार्मर को 15% ऑफ द फुल लोड ट्रांसफार्मर को लोड कर दिए हैं, लाइक आपका जो फुल लोड है उसके 15% आपने लोड कर दिया ट्रांसफार्मर को। लाइक एक तो ये होता है ना कि आप ट्रांसफार्मर को फुल लोड कर दो, लाइक ट्रांसफार्मर को फुल लोड कर लो, जितना ये लोड बर्दाश्त कर सकते हैं उतना लोड इस कनेक्ट कर लो, तो वो तो सही है। उसके थ्रू यहाँ पे अगर आपने एफिशिएंसी को फाइंड करना है तो वो तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ट्रांसफार्मर को फुल लोड नहीं किया, लेट से आपने 50% लोड कर दिया ट्रांसफार्मर को, ओके सही है, ठीक है। तो फिर आपने एफिशिएंसी को किस तरह फाइंड करने, तो उसके लिए हमें फार्मूला है कि एफिशिएंसी एट एनी अदर लोड, like in this case 50%, efficiency at any other load, unknown load, will be equal to the x times full load माइनस multiplied by power full load factor divided by x times full load multiplied by power factor plus input iron losses plus कॉपर लॉस में हमारे पास क्या होता है, कॉपर लॉस में आपने एक्स स्क्वायर टाइम्स कॉपर लॉस करना है, ओके। ओके अच्छा, एक्चुअली जब आप लोड इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे या फुल लोड करोगे तो आपका करंट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो कॉपर लॉसेज है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा, सही है। तो कॉपर लॉस आपका वेरी होगा अकॉर्डिंग टू दिस, ओके। लाइक अगर आपने कम लोड किया है तो आपका करंट कम होगा, तो ये कॉपर लॉसेज भी चेंज होंगे, लाइक लोडिंग के साथ आपका कॉपर लॉसेज चेंज होंगे। लेकिन आयरन लॉसेज आपका सेम होता है, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि आयरन लॉस आपका डिफरेंट नहीं होता, वो आप लोड को इंक्रीज कर लो डिक्रीज कर लो कुछ भी कर लो, आयरन लॉस आपका सेम ही रहेगा। लास्ट टाइम ये मैंने काफ़ी अच्छी तरह आपको समझाया था। जी सर। अच्छा, लोड पे डिपेंड नहीं करता। यस, लोड पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, ये अब किस तरह होगा, तो ये हम अक्सर MCQs आएंगे तो उसमें हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ओके।
तो लाइक अगर आपने 50% लोड किए हैं तो इट मीन्स कि आपका ये क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 50%, 50 क्या होता है, 50 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, तो x आपका 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, सही। अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट द एफिशिएंसी। अब आ जाते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की तरफ। अच्छा, हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है, सही है, इसका एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होगा, व्हेन योर आयरन लॉसेस इज इक्वल टू कॉपर लॉसेस। दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। इसका डेराइवेशन भी है, लेकिन डेराइवेशन की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। अच्छा, तो इट मीन्स कि आपका एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा व्हेन योर कॉपर लॉसेस इज आर इक्वल टू कांस्टेंट और आयरन लॉसेस, क्योंकि आयरन लॉसेस आपका उस पर डिपेंड नहीं करता लोड पे, तो यू कैन से इक्वल टू कांस्टेंट्स और आयरन लॉसेस। ओके। अच्छा, तो आपका कॉपर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। ओके, तो लाइक आयरन लॉसेस पी आई विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सही। तो हमारे पास डिपेंड करता है, आयरन लॉस तो आपका दोनों साइड से सेम होगा, लेकिन यहाँ पे करंट डिपेंड करता है आप कौन सा लेते हो, आपकी मर्जी, प्राइमरी साइड लेते हो, सेकेंडरी साइड लेते हो, सही है। तो प्राइमरी साइड का फिर आपने रेजिस्टेंस भी प्राइमरी साइड के लेना है, इफ़ यू वांट टू टेक द करंट ऑफ द प्राइमरी साइड। अगर सेकेंडरी साइड का करंट लेना है तो I2 हो जाएगा और RB02 हो जाएगा। ओके, यस। अच्छा, हमारे पास जो लाइक आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, लाइक करंट आप वेरी कर सकते हो, ट्रांसफार्मर में आप करंट को वेरी कर सकते हो, तो इट मीन्स कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आपको करंट कितना रिक्वायर्ड होगा। अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो आपको करंट जो रिक्वायर्ड होगा दैट शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। लाइक आप करंट को इसके इक्वल कर दो, देन यू विल गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। यस, ठीक है, सही। लाइक यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर आपने गेन करने तो आयरन लॉस तो आपका कांस्टेंट होगा, इसके साथ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो आपके पास एक फिक्स वैल्यू होगा। ओके, कॉपर लॉस को आप वेरी कर सकते हो, या इसको आप वेरी कर सकते हो, इसको आप क्या, रेजिस्टेंस तो इसमें वेरी नहीं हो सकता, वो तो आपका ट्रांसफार्मर फिक्स हो गया। तो करंट को आप अपनी मर्जी से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो करंट कितना रिक्वायर्ड होगा, दैट इज इक्वल टू पी आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर रूट। जी, सही है, ठीक है, यस। अच्छा, अब हमारे पास उसकी तरफ आ जाते हैं जो अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस कर लिया कि अगर फुल लोड होगा तो फिर आपका करंट ये होगा, लेकिन अगर आपके पास 50% ऑफ फुल लोड आपने अप्लाई कर लिया, सही है, या 30% ऑफ द फुल लोड आपने अप्लाई कर दिया, फुल लोड KVA आपने अप्लाइड कर दिया, तो फिर आपने किस तरह मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करना है। तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा PI क्या हो जाएगा, PI विल बी इक्वल टू x स्क्वायर PC। PC इज द कॉपर लॉसेस, PI इज द आयरन लॉसेस। ओके, तो इट मीन्स कि आपका x क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू PI डिवाइड बाई PC स्क्वायर रूट। ओके, PI मीन्स के दिस इज आयरन लॉसेस डिवाइड बाय कॉपर लॉसेस, फुल लोड कॉपर लॉसेस। ओके सर, ये हम जब हमारे पास 50% लोड है या 50% लोड है या फुल लोड नहीं है, तब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ऐसा ही है?
जी सर ये जो अभी आपने फार्मूला लिखा है जो ब्लू ब्लू पेन से लिखा है, ये अगर हम जैसे जी सर, ये अभी जो आपने पीछे डिस्कस किया जब हमारे पास फुल लोड ना हो, मतलब 50% लोड हो, उसकी एफिशिएंसी निकालनी हो, तो उसके लिए ये आप 50% ये फार्मूला लोड नहीं है, आपने 50% लोड नहीं किया ना। आपके ट्रांसफार्मर जो होते हैं ना, ट्रांसफार्मर जब बन जाते हैं तो ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट के ऊपर आपको फुल लोड केवीए लिखा होगा जी, या केवीए आपको लिखा होगा वहाँ पे। तो इट मीन्स कि आपका जो लाइक मैक्सिमम लोड आप इतना अप्लाई कर सकते हो। सही है, लिट से आपको 1000 लिखा है वहाँ पे कि आपका जो इसका केवीए है दैट इज़ 1000 केवीए ट्रांसफार्मर है, और आपने यहाँ पे लोड जो है वो 500 अप्लाई कर दिया, लाइक 50% ऑफ 100 अप्लाई कर दिया, तो 50% ऑफ फुल लोड केवीए आपने कहना है। ठीक है, 50% ऑफ फुल लोड केवीए। तो सर ये एक्स जो आपने ये एक्स पुट किया, इसका मुझे बता दें, ये एक्स वही वाला है ना जो वैल्यू हमारी 50% आएगी इसकी जगह पे, एक्स की वैल्यू अगर हम फॉर एग्जांपल ये लेते हैं। ठीक है, नहीं ये एक्चुअली इस तरह है ना कि हमारे पास कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है कि आपका आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। ओके, तो जब फुल लोड केवीए होगा, लाइक आपका जब लोड आपने जो कनेक्ट किया ट्रांसफार्मर के साथ दैट इज 1000 केवीए लोड आपने कनेक्ट कर लिया, तो इट मीन्स कि आप फुल लोड के पे जा रहे हो, लाइक ट्रांसफार्मर को आपने मैक्सिमम लोड प्रोवाइड कर दिए। ओके, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपका करंट इतना होना चाहिए, पी करंट इज इक्वल टू पी आई डिवाइड बाई आर। लेकिन लिट से आपने 500 केवीए अप्लाई कर दिए लोड, और ट्रांसफार्मर आपका 1000 केवीए है। सही है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस तरह करना है कि ये नहीं करना, फिर आपका करंट इसके इक्वल नहीं होगा, बल्कि आपने इस तरह करना है कि आपका आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, तो आयरन लॉस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स कॉपर लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपका लोड कम हो गया तो इट मीन्स कि करंट भी कम हो गया, तो ये तो करंट अब उतना नहीं होगा ना, इसको हमने कम करना है, तो इट मीन्स कि आपका आयरन लॉस तो कांस्टेंट है, कॉपर लॉस आपका कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि लोड कम हो गया, तो वो आपको एक्स स्क्वायर पी सी हो जाएगा। सही है, आई स्क्वायर की जगह आपने एक्स स्क्वायर पी सी डालने, तो एक्स स्क्वायर आपका किसकी इक्वल होगा? आयरन लॉस डिवाइड बाय कॉपर लॉस। सही है, तो अब आपका एक्स क्या हो जाएगा? दैट इज आयरन लॉस डिवाइड बाय फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, सही है, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आपके पास आ जाएगा एक्स आ जाएगा। ओके, तो एक्स आपने यहाँ पे पुट करना है, तो वो आपको दे देगा। ठीक है, वो सर फिर वो अकॉर्डिंग टू उस वैल्यू के हमारी एफिशिएंसी दे देगा, जैसे फॉर एग्जांपल 500 है हमारे, उसके मुताबिक वो एफिशिएंसी दे देगा। यस, ठीक है। अच्छा, आपने आउटपुट केवीए फाइंड करना है, कि यहाँ पे तो मैंने आपको लिख दिया कि 500 केवीए, लेकिन अगर आपने आउटपुट केवीए फाइंड करना है, सही है, तो वो किसके इक्वल होगा? वो आपका फुल लोड केवीए, ये कितना है? फुल लोड केवीए टाइम्स आयरन लॉस आउटपुट केवीए अगर आपने फाइंड करना है तो फुल लोड केवीए टाइम्स क्या हो जाएगा? फुल लोड केवीए टाइम्स एक्स हो जाएगा। ओके, लाइक 500, लाइक यहाँ पे तो मैंने आपको सिंपल लिख लिया है कि आपका ये आउटपुट इतना है, फुल लोड केवीए इतना है, और आपका 500 मैंने अप्लाई किया, तो ये इट मीन्स कि आउटपुट मेरे पास कितने 500 केवीए, तो मेरे पास 1000 टाइम्स एक्स हो जाएगा। सही है, तो x आपका क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ओके, सही है, 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो x मेरे पास किसके इक्वल है? अंडर मैक्सिमम एफिशिएंसी, अगर आपने अंडर मैक्सिमम एफिशिएंसी आपने आउटपुट केवीए फाइंड करना है, तो आपका दैट इज इक्वल टू फुल लोड केवीए टाइम्स x। ओके, तो x इज इक्वल टू आयरन लॉस डिवाइड बाय फुल लोड कॉपर लॉस, तो x की जगह वो लिख लो, आयरन लॉसेस डिवाइड बाय फुल लोड कॉपर लॉसेस। ओके, स्क्वायर रूट। ओके, तो आपने आउटपुट केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी।
ठीक है सर, एक्स की अपने वो वैल्यू पुट कर दी। यस, ठीक है। तो आउटपुट केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, फुल लोड केवीए टाइम्स आयरन लॉस डिवाइड बाय फुल लोड लॉस हो जाएगा। सही, इस पे आप थोड़ा सा सोच लो एंड गिव मी जस्ट 5 मिनट्स। ओके, मैं आता हूँ। ओके ओके, अच्छा, तो आउटपुट केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी आप फाइंड कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू फुल लोड केवीए टाइम्स आयरन लॉस डिवाइड फुल लोड लॉसेज। तो इट मीन्स कि आप विदाउट फाइंडिंग द पावर फैक्टर के बगैर भी आप अपने केवीए को फाइंड कर सकते हो, आउटपुट केवीए को आप फाइंड कर सकते हो। जी ठीक है। लाइक अगर आपको पता नहीं है उसका पावर फैक्टर का, तो फिर भी आप फाइंड कर सकते हो आउटपुट केवीए को। सही, लाइक आउटपुट केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी को आप फिर भी फाइंड कर सकते हो। सर हम बेसिकली हम एफिशिएंसी फाइंड कर रहे हैं ना। यस, ट्रांसफार्मर की। यस, तो सर एफिशिएंसी तो हमने लास्ट टाइम फाइंड किया था, अब हम कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। वो भी कंडीशन भी मैंने पहले डिस्कस कर लिया। अब हम आउटपुट केवीए आप किस तरह फाइंड करोगे, जब आपका एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगा आपके पास, तो फिर आपका आउटपुट पे क्या पावर क्या आएगा, आपका आउटपुट पावर। ठीक है। तो पावर जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास नेसेसरी ये होता है कि पावर फैक्टर फाइंड करना चाहिए पावर को फाइंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे देख लो तो कोई पावर फैक्टर नहीं है इसमें। तो इट मीन्स कि विदाउट नोइंग द पावर फैक्टर यू कैन फाइंड द आउटपुट केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, अच्छा, इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है ऑल डे एफिशिएंसी। सर काइंडली ये शो कीजिएगा 1 मिनट। थैंक यू सर। ओके, अच्छा, ऑल डे एफिशिएंसी अच्छा, हमारे पास इस तरह होता है कि हमारे पास एफिशिएंसी क्या होता है, वो तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ऑब्वियसली आपको पता होगा। ओके, हमारे पास कुछ ट्रांसफार्मर इस तरह होते हैं कि जिसको हम लाइक एफिशिएंसी हम उसको जज नहीं कर सकते। कुछ ट्रांसफार्मर इस तरह होते हैं हमारे पास जिसकी परफॉर्मेंस को आप सिर्फ एफिशिएंसी से आप उसको उसकी जजमेंट आप एफिशिएंसी से नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस को आप सिर्फ एफिशिएंसी से फाइंड नहीं कर सकते कि लाइक मैं आपसे कह दूं कि ये ट्रांसफार्मर 90% एफिशिएंट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 90% एफिशिएंट है, तो ये 90% एफिशिएंसी आपको इतना परफॉर्मेंस के बारे में नहीं कहता, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, वो कभी लोड होगा, कभी अनलोड होगा, कभी लाइट लोड होगा। ओके, वो डिपेंड करते हैं, वो तो आपके कस्टमर साइड पे होते हैं। तो कभी लोड इंक्रीज होता है, लाइक रात के टाइम आउट ऑफ 24 आवर आपका जो रात का टाइम होता है, दिस टाइम यहाँ पे वहाँ पे आपका लोड इंक्रीज हो जाता है। सुबह या आफ्टरनून में आपका जो लोड है वो कम हो जाता है। कभी कभार इस तरह हो जाता है कि नो लोड आ जाता है, बिल्कुल कोई लोड नहीं होता। ओके, तो इट मीन्स के हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमारे पास कांस्टेंट लॉसेस होते हैं। सही है, लाइक पूरे दिन हमारे पास उसमें लॉसेस होते रहते हैं। सही है, आयरन लॉसेस तो पूरे दिन होते हैं। ओके, जब लोड होगा या नहीं होगा, जब लोड हाई होगा कम होगा, आयरन लॉस तो होगा, क्योंकि वो तो लोड पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन कॉपर लॉसेस हमारे पास होते हैं, कभी ज़्यादा होगा, रात के टाइम कॉपर लॉसेस ज़्यादा होंगे, उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। ओके, दैट डिपेंड ऑन दी लोड। तो हमारे पास इट मीन्स कि हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो फिक्स नहीं होती है ट्रांसफार्मर की, वो वेरी होती रहती है। क्यों वेरी होती रहती है? क्योंकि आपका लॉसेस वेरी होते रहते हैं। सही है, सही है, कभी आपकी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी बहुत कम हो जाएगी, कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सही है, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इसको लाइक ट्रांसफार्मर की जजमेंट जो है वो ऑल डे एफिशिएंसी से करते हैं।
लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अगर आपने जजमेंट करनी है तो आपने ऑल डे एफिशिएंसी से करनी है। ऑल डे एफिशिएंसी इट मींस कि आपने आउट ऑफ 24 आवर में कितने लॉसेस हो रहे हैं और कितना आउटपुट आपको दे रहे हैं, तो वो आपको ऑल डे एफिशिएंसी बताता है। तो इसके बेस पे आपको पता लग जाता है कि ये ट्रांसफार्मर में ये बेस्ट होगा डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे, या ये ट्रांसफार्मर में ये बेस्ट नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे। ओके, वो इंफॉर्मेशन देगा आपको, परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा। ठीक है। अच्छा, लाइक ये तो आपका हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिखते हैं कि एफिशिएंसी ऑल डे दैट इज इक्वल टू किलोवाट आवर इन 24 आवर, किलोवाट आवर आउटपुट 24 आवर डिवाइड बाय किलोवाट आवर इनपुट इन 24 आवर। अच्छा, the best example is the distribution transformer. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आपको देख लो तो वहाँ पे आपको ऑल डे एफिशिएंसी नेम प्लेट पे गिवन होगा। अच्छा, जब भी आपने इसको डिज़ाइन करना है, जब हम इसको डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइनर क्या वो कोशिश करते हैं कि इसके आयरन लॉसेस को कम कर लें, जितना कम कर सकते हो वो कोशिश करते हैं कि इसको कम से कम रख लें। ओके, अच्छा, आयरन लॉसेस को कम करना मींस के ईडी करंट और हाइस्टेसिस लॉसेस। तो ईडी करंट को कम किस तरह कर सकते हैं, वो तो थिकनेस के थ्रू आप ईडी करंट को कम कर सकते हो, और जो हाइस्टेसिस लॉसेस है वो अगर आप इस तरह कर लो कि लाइक आप मटेरियल को ले लो हैविंग हाई सिलिकॉन कंटेंट। ठीक है। हैविंग हाई सिलिकॉन कंटेंट, लाइक सिलिकॉन का रेशो उसमें काफ़ी ज़्यादा हो तो फिर आपको वो बेस्ट होगा, उसमें आपके हाइस्टेसिस लॉसेस कम होंगे। तो जो डिज़ाइनर होता है, ओके, जो इसको डिज़ाइन करते हैं ट्रांसफार्मर को, वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अगर डिज़ाइन करना है तो उसको आयरन लॉसेस को जितना कम कर सकते हो कम बेस्ट होगा, क्योंकि आयरन लॉसेस तो आपके होते रहेंगे। जब भी लोड होगा नहीं होगा तो आपके आयरन लॉसेस कम होते रहेंगे, आपका आयरन लॉसेस होते रहेंगे, लेकिन कॉपर लॉसेस कभी कम होंगे कभी ज़्यादा होंगे, वो तो लोड पर डिपेंड करता है। सही जी। अच्छा, अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर की तरफ। सर, आपने एडी करंट में थिकनेस का डिस्कस किया, वो बताइएगा जरा पॉइंट। एक्चुअली ये एडी करंट में थिकनेस को हम कौन से कम रखते हैं? या एडी करंट में आपने वो हमारे पास एक फार्मूला होता है ना, वो हमारे पास। जी सर, वो सॉरी दिस इज KE आई का इस लास्ट टाइम आपको समझे, तो इसमें हम थिकनेस को कम से कम रखते हैं। यस सर, यही है। ठीक है, थिकनेस को हम कम रखते हैं, जितना कम कर सकते हो उतना कम होगा। और वैसे भी हम इसमें प्लेट्स वो बना लेते हैं, तो प्लेट्स के बीच में हमारे पास इंसुलेशन होता है, मेक का इंसुलेशन हम डालते हैं। यहाँ पे आपका इंसुलेशन, तो एडी करंट आपका इस तरह फ्लो नहीं होगा, इस तरह फ्लो होगा। तो इस तरह फ्लो करने के लिए हम इसकी थिकनेस को कम कर लेते हैं ताकि कम करंट इसमें फ्लो। ये 3D में आपको थोड़ा सा और क्लियर होता जाएगा। ओके कंस्ट्रक्शन। Construction of a transformer. Of a power transformer लिख लो। ओके सर, इसके अलावा और भी टाइप्स होती हैं ट्रांसफार्मर की? एक्चुअली पावर ट्रांसफार्मर मींस कि हमारे पास लार्ज ट्रांसफार्मर जो हमारे पास ग्रिड में कनेक्टेड होते हैं, ग्रिड में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, मैं भी आपको दिखा दूंगा उसके डायग्राम वगैरह। लार्ज, ओके सर। अच्छा, हम सर जो जी सर जो टाउन के अंदर पड़े होते हैं, आप देखे होंगे छोटे, वो 50 kV से कम होते हैं, वो स्मॉल ट्रांसफार्मर होते हैं, लेस देन 50 kV।
ठीक है ये भी हम सर। उनमें भी चलो ठीक है। उनमें क्या सर उनमें भी इसी तरह वो मैं वही पूछ रहा था, मुझे उनके कनेक्शन की समझ नहीं आती, यानी कि वो सीरीज में होते होंगे, पैरेलल में होते होंगे, उनके ऊपर 3 वो होते हैं टर्मिनल बने होते हैं, वो किस तरह कनेक्ट करते हैं फिर घरों को सेपरेटली, किस तरह वो, मैं इस वो पढ़ बारे में जरा लेंगे, आज वो आगे पढ़ लेंगे। सही, 3 फेज ट्रांसफार्मर है, उसमें हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर तो हमारे पास इस तरह होता है ना कि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपका एक टारगेट होता है, और एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है कि आपको पेपर देता हो, कहता है कि पेपर के कितने मार्क्स हैं, पेपर के 100 मार्क्स हैं। सही है। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, वो किसकी तरफ देखते हैं, वो इस इन 100 मार्क्स की तरफ देखते हैं, और दिन रात मेहनत करते हैं और कहते हैं कि जितने ऊपर जा सकते हैं इन 100 मार्क्स की तरफ, टारगेट की तरफ, उतना हमारे लिए बेस्ट होगा। सही है, सही है। तो 100 मार्क्स उनका एक ऊपर टारगेट होता है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो डिज़ाइनर होते हैं, ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, वो कहाँ देखते हैं, वो नज़र किस पे रखते हैं, वो नज़र जो होता है वो आइडियल ट्रांसफार्मर पे रखते हैं कि ट्रांसफार्मर को हम इस तरह डिज़ाइन कर दें विच इज़ नियर टू आइडियल ट्रांसफार्मर, लाइक ओके, या उसमें कोई लॉसेस ना हो, लॉसेस को काफ़ी हम कम कर लें। सही है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये इस तरह कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर को जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें ट्रांसफार्मर में हमारे पास कोर यूज़ होते हैं। सही है। तो कोर के लिए वो क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं। क्यों सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन स्टील का हिस्टेरेसिस लॉसेस काफ़ी कम होता है, लॉसेस कम होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कम होते हैं, मीन्स के हाई परमिबिलिटी होती है, हाई परमिबिलिटी हमारी फ्लक्स के लिए काफ़ी, इट मीन्स के लो रिलेक्टेंस होता है। ओके, लाइक हमारे फ्लक्स के लिए कोई रेजिस्टेंस शो नहीं होता। ओके, कम रेजिस्टेंस शो होते हैं। सही। दूसरा क्या करते हैं, जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो इस ट्रांसफार्मर को, कोर को लेमिनेट कर लेते हैं। सही, इस तरह लेमिनेशन कर लेते हैं, मिड में वो डाल देते हैं, मेका इंसुलेशन डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि टू रिड्यूस ईडी करंट। सही है, आपको पता लग गया, ईडी करंट को लेमिनेशन के थ्रू कम करते हैं और हिस्टेरेसिस लॉसेस को मटेरियल के सिलिकॉन स्टील। सही है। तो ठीक है, ये डिज़ाइनर ये दोनों, लाइक ये दोनों, इस दोनों चेंजेस से क्या करते हैं, आयरन लॉस को कम करते हैं, उसको कम करते हैं। सही है। यस। अच्छा, डिज़ाइनर अक्सर इस तरह भी करते हैं, एक तो ये हो गया। सेकंड क्या होता है, वो अक्सर इस तरह कर लेते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ओके, दिस इज़ वन लैम्प, इसको हम एक वन लैम्प कहते हैं, दिस इज द सेकंड लैम्प। वो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्राइमरी ये हो गया एंड दिस इज द सेकेंडरी। डिज़ाइनर्स क्या कहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि शेल टाइप होते हैं इस तरह, दिस इज द शेल टाइप ट्रांसफार्मर, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है इस तरह, एक शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है। तो वो क्या कहते हैं, वो इसके ऊपर मिड में प्राइमरी डाल देते हैं, फिर इसी प्राइमरी के ऊपर वो सेकेंडरी डाल देते हैं। ओके, सही, लाइक हाफ वो प्राइमरी कर लेते हैं और नीचे जो हाफ रह जाते हैं उसको में वो सेकेंडरी का डाल देते हैं। सही है। ये क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि दोनों जो हों, जो दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के करीब हों, ताकि लीकेज फ्लक्स कम हो जाए। यहाँ पे आपका लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ से फ्लक्स जब निकलेगा तो वो इस तरफ भी आएगा, इस तरफ भी आएगा, ओके, और इस तरफ भी जाएगा इस तरह। सो ये तो आपका म्यूचुअल फ्लक्स हो गया, लेकिन इसमें लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें आपका लीकेज फ्लक्स इतना ज़्यादा नहीं होगा, इसमें म्यूचुअल फ्लक्स दोनों कम ज़्यादा होंगे, लीकेज फ्लक्स इसमें कम होगा।
गॉट इट? ठीक है जी सर। ठीक है सर, उन्होंने वो ये डिस्टेंस को कम किया है दोनों के दरमियान, ताकि हमारा लीकेज फ्लक्स कम हो। या लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए वो ये करते हैं, दोनों वायरिंग को एक तरफ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद रह जाता है, क्या रह जाता है? कॉपर लॉसेस रह जाते हैं। कॉपर लॉसेस के लिए वो अक्सर कोशिश करते हैं कि जो R1 रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस एट द प्राइमरी साइड और रेजिस्टेंस एट द सेकेंडरी साइड, उसको जितना कम कर सकते तो कम कर लेते हैं, ताकि हमारे पास कॉपर लॉसेस जो है वो कम से कम हो जाए। ठीक है। क्योंकि कॉपर लॉसेस ज़्यादा होंगे तो इससे एक दूसरा डिसएडवांटेज, आपका हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो हीटिंग इफेक्ट हमारी ये बेस्ट नहीं है, तो ये एफिशिएंसी कम कर लेगा। जी सर, उससे पावर लॉस होगा। या तो हीट इस तरह भी नहीं होगा कि आपका हीट ज़ीरो प्रोड्यूस होगा, कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, क्योंकि लोडिंग काफ़ी हाई, लाइक पावर ट्रांसफार्मर को तो हम काफ़ी ह्यूज लोड कनेक्ट करते हैं उसके आउटपुट पे, तो जिसका करंट का डिमांड वो किलो एम्पेयर्स में होते हैं। ओके, काफ़ी हाई होता है, तो हीट तो वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। तो हीट के लिए फिर हम कुछ अरेंजमेंट करते हैं। क्या अरेंजमेंट करते हैं वो अभी हम डिस्कस, तो उसके लिए हम कूलिंग का अरेंजमेंट करते हैं। ओके, तो कूलिंग का हम लाइक आपके पास ट्रांसफार्मर स्मॉल भी होते हैं, सही है, ट्रांसफार्मर आपके पास मीडियम भी हो सकते हैं, और ट्रांसफार्मर आपके पास लार्ज भी हो सकते हैं, सही है। तो स्मॉल के लिए हम कूलिंग का क्या अरेंजमेंट करते हैं? स्मॉल ट्रांसफार्मर मीन्स के लेस देन 50 kVA, सही है। तो लेस देन 50 kVA के लिए हम क्या अरेंजमेंट करते हैं? तो इसके लिए अक्सर वो जो स्ट्रीट में पड़े होते हैं ट्रांसफार्मर, तो उसके लिए इतना वो नहीं होता, नेचुरल एयर के थ्रू हम इस ट्रांसफार्मर को कूल करते हैं, सही है, सही है। लाइक जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको इस तरह आपने देखा होगा, स्ट्रीट में जो ट्रांसफार्मर होते हैं इस तरह के होते हैं, तो एयर इसमें पास होता है, सही है। तो एयर पास होते हैं तो वो थोड़ा कूल हो जाते हैं, सही है। तो नेचुरल एयर के थ्रू हम स्मॉल ट्रांसफार्मर को कूल करते हैं। मीडियम के लिए हम क्या करते हैं? मीडियम या यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सही है, उसको हम अक्सर इस तरह के लिए कंजर्वेटिव टैंक यूज कर लेते हैं। एक बड़ा सा टैंक होता है जिसमें ऑयल पड़ा होता है, सही है। तो वो ऑयल क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में ऑयल भी यूज होते हैं, आपको पता है कि नहीं? जी सर, सुना हुआ है। या ऑयल भी यूज होते हैं। इसके दो काम होते हैं। एक तो ये होता है कि ये आपको इंसुलेशन देता है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये इंसुलेशन देते हैं। दूसरा इसका पर्पस ये होता है कि ये हीट को एब्जॉर्व कर लेते हैं। ओके, हीट को एब्जॉर्व कर लेते हैं और ऊपर कंजर्वेटिव टैंक में चले जाते हैं। प्रेशर की वजह से ऊपर कंजर्वेटिव टैंक में चले जाते हैं, और कंजर्वेटिव टैंक एक बड़ा सा टैंक होता है, तो उससे फिर पाइप्स आते हैं इस तरह नीचे। तो वो कंजर्वेटिव टैंक में ऊपर जाने के बाद वो जो आपका ऑयल होता है वो इन पाइप्स में आता है, और पाइप्स जो होते हैं उस पर यहाँ से एयर जाता है, सही है। तो ये एयर उन पाइप्स को फिर कूल करते हैं। तो इसी तरह आपका जो हीट होता है वो हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर लेते हैं, सही है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लार्ज ट्रांसफार्मर की तरफ आ जाते हैं। तो लार्ज ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं? लार्ज ट्रांसफार्मर में भी इस तरह का अरेंजमेंट होता है, लेकिन लार्ज ट्रांसफार्मर में हीट ज़्यादा होते हैं जिसको नेचुरल एयर से कूल करना मुश्किल होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं? रेडिएटर्स लगा लेते हैं, फैंस लगा लेते हैं, सही है। रेडिएटर्स मीन्स के वो एग्जॉस्ट टाइप के फैंस होते हैं। अच्छा, ये आपका वो हो गया जो अभी मैंने आपको बताया। एक हमारे पास शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स होते हैं, एक शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हमारे पास दिस इज द लैम्प। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइमरी इस वायरिंग पे होता है, सेकेंडरी आपका यहाँ पे होता है। जबकि आपके शेल टाइप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे के ऊपर होते हैं, इस तरह,
ठीक है, सही है। सो दिस इज द मेन टाइप्स ये हैं ट्रांसफार्मर के। अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं ट्रांसफार्मर के कितने टाइप्स हैं, तो 2 टाइप्स हैं, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर, एक शेल टाइप ट्रांसफार्मर। वन टाइप ट्रांसफर, ठीक है। यस। अच्छा ये देखो, ये आपका वो स्ट्रीट का ट्रांसफार्मर है, स्मॉल साइज ट्रांसफार्मर यू कैन से। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये जो इन्होंने यहाँ पे ये किए, ये ईयर को कैप्चर करने के लिए किए। ओके, ठीक है सर, यही होता है, ठीक है। नेचुरल एयर कूलिंग, सही है। लाइक इसमें जो I²R लॉसेस की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम इस तरह नेचुरली इस तरह कूल करते हैं। ओके, लाइक आपका क्या होता है, जी, जब वो हीटिंग की वजह से आपका ये ट्रांसफार्मर की ये एरिया सारा हीट अप हो जाता है। ओके, तो सरफेस एरिया हम बढ़ा जी, देते हैं। लाइक ये देखो, ये यहाँ पे हीट हो जाती है, यहाँ पे हीट, यहाँ पे हीट, यहाँ पे हीट, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। तो यहाँ से जब एयर आएगा इसके ऊपर, सही है, तो वो इसको कूल करेगा, कूल करेगा, ठीक है सर, नेचुरल एयर जिसको, सही है। ठीक है। दिस इज द स्मॉल साइज ट्रांसफार्मर, यहाँ पे भी देखो, सही। अच्छा ये आपका ये देख लो, ये आपका मीडियम साइज ट्रांसफार्मर, या यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन पे भी अक्सर आपने देखा होगा, कुछ स्ट्रीट्स होते हैं वहाँ पे इस टाइप के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ओके, लेकिन ये स्मॉल टाउन्स वगैरह होते हैं वहाँ पे तो स्मॉल साइज ट्रांसफार्मर होते हैं, जहाँ पे लाइक स्मॉल ट्रांसफार्मर मीन्स कि लेस देन 50 kVA। जब ट्रांसफार्मर आपका लेस देन 50 kVA हो तो वो स्मॉल साइज में आता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका कंजर्वेटिव टैंक होता है, ये आपका कंजर्वेटिव टैंक है। ओके, ठीक है, सही ठीक है। है, तो ये यहाँ पे आपका ऑयल होते हैं, सही है, ये वाइंडिंग जो होते हैं ये ऑयल में पड़ा होते हैं, ये सारा ऑयल में होते हैं, ऑयल होते हैं यहाँ पे। तो ऑयल एक तो इंसुलेशन देता है बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी, और दूसरी बात ये है कि ये जब हीट अप हो जाता है तो प्रेशर की वजह से ये ऊपर कंजर्वेटिव टैंक में चले जाते हैं ऑयल। तो जब ऊपर कंजर्वेटिव टैंक में चले जाते हैं तो कंजर्वेटिव टैंक से फिर इस तरह के पाइप्स में आते हैं, ये यहाँ पे पाइप्स होते हैं इस तरह के, यहाँ पे ठीक है, पाइप्स होते हैं, सही है, इस तरह। तो सही ये है, ऑयल्स उन पाइप्स में आते हैं और पाइप्स में फिर वो कूल डाउन होता है। ठीक अच्छा, है, लार्ज ट्रांसफार्मर में तो हम इस तरह नेचुरल ईयर से कूल डाउन नहीं कर सकते, तो लार्ज ट्रांसफार्मर में हम रेडिएटर्स यूज कर लेते हैं। ये देख, कंजर्वेटिव टैंक है, कंजर्वेटिव टैंक से ऑयल आ जाता है इस तरह पाइप्स में, सही है। तो नीचे तो रेडिएटर लगे हैं, दीज आर दी रेडिएटर, सही है। तो ठीक, ये ऑटोमेटिकली वो हो जाते हैं, जब ट्रांसफार्मर थोड़ा हीट अप हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं और ये उनको थोड़ा कूल डाउन करते हैं। ओके, सेंसर लगे होते हैं इसमें। ये लार्ज ट्रांसफार्मर हो गए, ये देख लार्ज ट्रांसफार्मर हो ठीक है, गया, यहाँ पे आपके इतने सारे रेडिएटर्स लगे हुए हैं, सही है। तो दीज आर दी रेडिएटर्स। ठीक है सर। जो ऑयल यूज होता है उसकी भी टाइप होगी, वो कौन सा यूज होता होगा? या वो तो एक मुश्किल नाम है उसका, के केमिस्ट्री का है, हाँ, मेरे कहने का मतलब है स्पेशल ऑयल होता होगा। या स्पेशल ऑयल होता है। ठीक है, वो भी अक्सर एमसीक्यूज में आता है। उसका नेम हाँ, सर क्या कहते हैं उसको, आपको है आइडिया? या उसका मिनरल ऑयल इन्होंने दिए यहाँ पे, मिनरल ऑयल, सिलिकॉन एंड बायो बेस्ड, मिनरल ऑयल बेस्ड मिनरल ऑयल इन्होंने दिए, ठीक है, मिनरल ऑयल यूज होता है। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है, दैट इज 3 फेज ट्रांसफार्मर। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दैट इज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, तो अब हमारे पास 3 फेज ट्रांसफार्मर को पढ़ लेते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर मीन्स कि आप इस तरह कर लो कि दिस इज ट्रांसफार्मर 1, दिस इज ट्रांसफार्मर 2, दिस इज ट्रांसफार्मर 3।
तो इनके प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी सॉरी नॉट प्राइमरी, these are the primaries, these are the secondaries. तो इन वाइंडिंग्स को या आप इस तरह कर लो कि इसको Y में कनेक्ट कर लो, Y में कनेक्ट करना है तो क्या करना है, ये इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा और इसका जो नेगेटिव है वो तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो। सो ये आपका Y कनेक्शन हो गया। डेल्टा कनेक्शन करना है तो डेल्टा में हम क्या करते हैं, यह हो गया, यह हो गया, इससे एक आपके पास आउटपुट निकलेगा, इससे एक आउटपुट निकलेगा और एक आपका ये हो जाएगा, इससे आपके पास आउटपुट आएगा। तो ये डेल्टा कनेक्शन है। सही है, एंड दिस इज द स्टार कनेक्शन। सही है, तो लाइक अब आपके पास 6 टर्मिनल्स आ जाएंगे, 3 ट्रांसफार्मर यूज होंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर में, और आपके पास 6 टर्मिनल्स इनपुट पे भी आ जाएंगे, 6 टर्मिनल्स आपके पास आउटपुट पे भी आ जाएंगे। उन टर्मिनल्स को हम किस तरह कनेक्ट करते हैं, लाइक आपके पे ट्रांसफार्मर के टाइप्स आ जाते हैं। एक आपका होता है, हेलो जी जी सर मैं सुन रहा हूँ। या एक आपका होता है वाई टू वाई ट्रांसफार्मर, जी। एक आपका होता है डेल्टा टू डेल्टा ट्रांसफार्मर, एक आपका होता है वाई टू डेल्टा ट्रांसफार्मर, एक आपका होता है डेल्टा टू वाई ट्रांसफार्मर। सही है, तो इस तरह के टाइप्स आ जाते हैं क्योंकि 6 टर्मिनल्स होते हैं। अच्छा, लाइक हमारे पास ट्रांसफार्मर को 3 ट्रांसफार्मर लेना तो उसमें लॉसेस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे, और उनको फिर कनेक्ट करना तो इससे उसके काफ़ी डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो लाइक आप इस तरह भी कर सकते हो कि इसका इन तीनों ट्रांसफार्मर को आप एक साथ कनेक्ट कर लो। सही है, लाइक इंस्टेड ऑफ टेकिंग सेपरेट ट्रांसफार्मर यू विल टेक वन ट्रांसफार्मर, वन 3-phase transformer. Like instead of taking 3 transformer for making the 3-phase transformer, we will take 1 3-phase transformer. तो 1 3-phase transformer में अंदर क्या होता है उसको अभी हम आफ्टर फ्यू मिनट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो और हम नॉर्मली भी जब आप 3-phase ट्रांसफार्मर लेते हो, आप जब कनेक्ट वो 3-phase ट्रांसफार्मर जब हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं वो भी आपका यही होता है। इस तरह नहीं होता कि 3 ट्रांसफार्मर हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो आपका वेट लेस हो जाता है। ओके, वहाँ पे आपका वेट बढ़ जाता है। 3 ट्रांसफार्मर लेना वो वेट बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे हम एक बड़ा ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। दूसरा, कवर लेस स्पेस। सही है, ये आपका 3 ट्रांसफार्मर को अलग अलग लेना काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर करे। ये बड़ा होगा, this will be greater, the size of this transformer will be greater than the 1 transformer size of these 3-phase transformer, लेकिन फिर भी इन तीनों को आप स्पेस जो कवर करेगा उससे इसका स्पेस कम होगा। ओके, और इसका कॉस्ट जो होगा वो भी कम होगा। ओके, तो ये कॉस्ट विल बी कितना कम, 20% लेस होगा देन द बैंक ऑफ 3 ट्रांसफार्मर। उसको हम बैंक ऑफ 3 ट्रांसफार्मर कहते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सही, तो इन्हीं एडवांटेजेस की वजह से हम अक्सर प्रैक्टिकली इस ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। सही है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक तो इसमें क्या होता है, एक इस तरह हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्शन यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं और यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं जी। अच्छा, हमारे पास सिंगल 3-phase ट्रांसफार्मर को अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास सिंगल ट्रांसफार्मर 3-phase ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इस तरह के होते हैं, लैंप्स होते हैं। दिस इज द लैंप। ओके, लाइक इस लेग पे हम प्राइमरी कनेक्ट कर लेते हैं। दिस इज द प्राइमरी 1। ओके, 1 फेज। तो इसका सेकेंडरी यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं। बाकी दिस इज द प्राइमरी 2,
second phase and this is the primary of the third phase. जी सही है, फर्स्ट जी सेकेंड थर्ड, सही है। तो इसके जो सेकेंडरी वो इस ठीक तरह है। कनेक्टेड हो जाते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे ठीक। थोड़ा सा वो हो जाता है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, सही, दिस इज द कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे अक्सर क्या हो जाता है, आपका फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स आपका यहाँ से जाएगा, सही है, यहाँ पे आएगा, सही है। इसी तरह इसका फ्लक्स भी जाएगा यहाँ से यहाँ पे आएगा, इस तरह इसका भी फ्लक्स भी जाएगा और यहाँ पे आएगा, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो होता है ना, ये सही है, लाइक प्राइमरीज को हम 3 फेज सप्लाई दे देते हैं तो उसकी वजह से फ्लक्स जाएगा यहाँ पे। तो जब फ्लक्स जाएगा तो ये एक दूसरे के फ्लक्स को कैंसिल कर देंगे, सही है। तो क्यों कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब 3 फेज सप्लाई होती है, सही है, 3 फेज जब आप सप्लाई देते हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास इस तरह होता है कि आपका समीशन ऑफ करंट जो होता है I1 प्लस I2 प्लस I3, करंट फ्रॉम फर्स्ट फेज प्लस करंट फ्रॉम सिंगल फेज प्लस करंट फ्रॉम थर्ड फेज, उनको आप ऐड कर लो, यू विल गेट 0, आपके पास 0 हो जाता है, सही है। तो इसी तरह आप 3 फेज सप्लाई इन 3 वाइंडिंग्स को दे दो, प्राइमरी को 3 फेज सप्लाई इन 3 वाइंडिंग्स, 3 फेज वाइंडिंग्स को आप 3 फेज सप्लाई दे दो, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका करंट भी 0 हो जाएगा और इट मीन्स कि आपका यहाँ पे फ्लक्स 0 हो जाएगा सेंट्रल लैंप पे। दिस इज द सेंट्रल लैंप, जो कि हमें नहीं चाहिए, सही है। लाइक हमारे पास जो सेंट्रल लैंप पे फ्लक्स 0 हो जाते हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास ट्रांसफार्मर सही से वो, इट मीन्स के वी विल नॉट रिक्वायर दिस, कि हमारे पास जो फ्लक्स है वो सेंट्रल लैंप पे 0 हो जाए। ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। आप ट्रांसफार्मर को इस तरह नहीं कनेक्ट करना, बल्कि हम ट्रांसफार्मर को इस तरह कनेक्ट कर लेते हैं। सर ये टॉपिक सर कल कर लें जी। सर असल में मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे ना सर वो मोशन आ रहे हैं। अच्छा चलो सही है, इसको नेक्स्ट वो उसमें डिस्कस करेंगे। काइंडली, हाँ थैंक यू सर, काइंडली थैंक यू। ओके।